साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज हम पूरे देश के 5,50,000 शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में विशेष रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे और यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में क्या बड़ी खबर आ रही है। तो साथियों इस वीडियो पर आप लोग बने रहें, हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे जहां पर पूरे देश में लगातार साक्षरता कर्मी अब संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि आप हमारे लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रेरकों के संघर्ष में जो आग लगी है। मध्य प्रदेश में ऐसी ही खबर देश के विभिन्न प्रांतों से आ रही है। हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे जहां पर संविदा कर्मियों के जरिए भाजपा बुन रही थी 2017 का ताना बाना। क्या आने वाले इस वर्ष में इनके माध्यम से इनको बड़ी सौगात मिलेगी, हम वह भी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। और तमाम पार्टी जो शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में लामबंद हो रही है और जिस तरह से तमाम पुराने वर्षों में शिक्षा प्रेरकों ने जंतर मंतर से लेकर अपने प्रदेश के राजधानी तक संघर्ष किया है, वह भी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। और शिक्षा प्रेरकों के संविदा बहाली, नई योजना और उनके बकाया मानदेय के संदर्भ में क्या भी जानकारी आ रही है, वह भी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। साथियों जैसा कि आपको मालूम है, भाजपा 2017 में प्रदेश की सत्ता पर कब्जे का ताना बुनने समय संविदा कर्मियों पर खासा ध्यान केंद्रित कर रही है। रविवार को भाजपा सांसद और पारक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल किशोर ने संविदा कर्मियों की बड़ी रैली करके भाजपा के लिए सियासी जमीन तैयार की और कहा था कि प्रदेश के 17 लाख संविदा कर्मी यदि 50-50 भी वोट डलवा दें तो प्रदेश में भाजपा के 8.50 करोड़ वोट मिल जाएंगे। लेकिन तमाम वादा करने के बाद सरकार तो बन गई, लेकिन इन संविदा कर्मचारियों की समस्या जस की तस है। हम बात कर रहे हैं मोहनलालगंज से भाजपा सांसद कौशल किशोर, जो कि पुराने वामपंथी नेता हैं और कर्मचारी संगठनों से जुड़े हैं। वह झूलेलाल पार्क में संविदा कर्मचारियों के संयोजक थे। 2012 के चुनाव के पहले शिक्षा मित्रों और संविदा कर्मचारियों के पक्ष में सपा के खड़े होने का अनुभव उनके सामने है। शायद इसी नाते उन्होंने 2017 में भाजपा की संभावना जगाने के लिए संविदा कर्मचारियों पर पासा फेंका था और उनका यह पासा कारगर भी हुआ। जबकि जो तमाम आंगनवाड़ी सहायिका, रसोइयाँ, आशा बहू, पीआरडी, होमगार्ड, चौकीदार, रोजगार सेवक के साथ साक्षरता, शिक्षा प्रेरक, अन्वेषक, बीपीएड बेरोजगार, पावर कारपोरेशन के चतुर्थ श्रेणी और संविदा कर्मचारी, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों के शिक्षक, नेशनल हेल्थ मिशन, रोडवेज समेत अधिकतर सरकारी विभागों से जुड़े संविदा कर्मचारी और राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट किया और जिसका इनको फायदा हुआ और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई। लेकिन सरकार ने बनते ही ये जो तमाम संविदा कर्मचारियों की पीड़ा थी वह पूर्ण नहीं हो पाई। हम बात कर रहे हैं देश के 5,50,000 साक्षरता कर्मी जो कि दर दर ठोकरें खाने को मजबूर है। सरकार इनका 40 से 50 महीने का मानदेय भी दावे बैठी है। तमाम प्रयास के बाद केवल आश्वासन की घूंटी पिलाई जा रही है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से सरकार वादा खिलाफी का काम कर रही है, क्या कौशल किशोर जी आने वाले समय में शिक्षा प्रेरकों की नैया को पार लगाते हैं। जैसा कि साथियों आपको मालूम है कि आने वाले 8 अगस्त को प्रदेश का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहा है, जिसकी बागडोर एक बार पुनः केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के हाथ में है। जैसा कि आप हमारे लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, शिक्षा प्रेरकों की पीड़ा हम लगातार उठा रहे हैं। जो आग धीरे धीरे देश के विभिन्न प्रांतों में लगी है, निश्चित तौर पर साथियों आने वाले समय में इसका सुखद परिणाम आप लोगों के सामने होगा। प्रेरकों की मांग यह है कि भारत का साक्षरता कार्यक्रम जो आ रहा है इसमें शिक्षा प्रेरकों को रखा जाए। अब देखने वाली बात है जिस तरह से 8 अगस्त को शिक्षा मंत्रियों की बैठक होने जा रही है, जहां पर इनका मुद्दा लेकर दुर्गेश सिंह, सत्यवान वर्मा सहित तमाम साथी दिल्ली के लिए 7 अगस्त को कूच करेंगे और 8 अगस्त को अब इसका क्या नफा नुकसान होगा, क्या जानकारी आएगी, हम साथियों आप तक पहुंचाएंगे। तो हम पूरे देश के साथियों से निवेदन करते हैं जिस तरह से राजनीतिक पार्टी नियमित करेगी। यह आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ से आया है। गुलाब सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि जो भी राजनीतिक पार्टी हमें नियमित करेगी हम उसको वोटिंग करेंगे।
अब इनको चिंता सता रही है। जिस तरह से एक रिपोर्ट आई है, देश में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। हम बात कर रहे हैं तमाम बेरोजगारों के संदर्भ में, जहां पर सरकार इनको लेकर बड़ी लड़ाई लड़ी थी। हम बात कर रहे हैं 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव में, जहां पर कौशल किशोर ने बड़ा कार्ड खेला था, संविदा कर्मियों के जरिए ताना बाना बुना था। वे इस ताना बाना में एक बार सफल हो गए थे, लेकिन जिस तरह से जानकारी निकल कर आ रही है, सरकार तमाम संविदा कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि भी करने जा रही है। इस पे कार्य चल रहा है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में सरकार शिक्षा प्रेरकों की भी सेवा को जोड़ती है, क्योंकि साथियों आपको मालूम है इसी माह नई जो साक्षरता योजना है हमारे बीच आने वाली है। सरकार इस पे काम कर रही है 100% लिटरेसी के लिए। इसी माह शुरू होगा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो साथियों, देश का जो हमारा संगठन है वो शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए जा रहा है। काफ़ी आशाएं इससे बधी हुई है और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, जो तमाम राज्यों से खबरें आ रही है, जहां पर शिक्षा प्रेरक अब धीरे धीरे धार देना शुरू कर दिए हैं और संघर्ष की राह पे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से शिक्षा प्रेरकों ने आग जलाई है, मध्य प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री के नाम लिखित ज्ञापन दिया गया है, प्रधानमंत्री को ऑनलाइन समस्या लिखी जा रही है, तो निश्चित तौर पे साथियों आने वाले समय में इसका सुखद परिणाम आप लोगों के सामने होगा। अब देखने वाली बात है जिस तरह से पूरे देश में एक बार शिक्षा प्रेरक संघर्ष की राह पे हैं और अपनी पीड़ा तमाम चैनलों के माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे हैं। क्या आने वाले समय में सरकार इनकी सुध लेती है, इनकी संविदा बहाल करती है, इनका बकाया मान दे देती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर शिक्षा प्रेरक भुखमरी के कगार पे पहुंच चुके हैं। तमाम हमारे साथी काल के गाल में भी जा चुके हैं, जैसा कि आप हमारे लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रेरकों ने खंड विकास अधिकारी से लेकर जिला अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री से लेकर सांसद से लेकर प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन केवल हर जगह से इनको आश्वासन की घूंटी पिलाई जा रही है। तो साथियों, हम पहले पूर्व की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से तमाम सांसद, तमाम विधायक ने हमारे पक्ष में आया। हम बात कर रहे हैं संजय सिंह, दिल्ली धरने में किस तरह से प्रतिभाग किया था, हमारे तमाम साथी किस तरह से पूर्व में धरना दिया था। पहले वो रिपोर्ट देखें, उसके बाद निश्चित तौर पे साथियों हमें सफलता मिलेगी और जो भी जानकारी आएगी पूरी संभावना है कि सरकार हमारी सुध लेगी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। यदि यह समय चूक जाता है तो निश्चित जीवन भर हम आप लोग पछताएंगे। तो साथियों, आप लोग ऑनलाइन संघर्ष में हिस्सादारी करें, अपने सांसद विधायकों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएं। तो साथियों, हम आपको ले चल रहे हैं पूर्व रिपोर्ट की तरफ, किस तरह से शिक्षा प्रेरकों ने पूर्व में संघर्ष किया था और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में बड़ा वादा किया था, जहां पर आम आदमी पार्टी शिक्षा प्रेरकों के संघर्ष में साथ देने का वादा किया था। और आने वाले समय में चुनाव है तो निश्चित तौर पे तमाम पार्टियां हमारे पक्ष में लामबंद हो रही हैं, तमाम पार्टियां हमारे पक्ष में आ रही है। तो आप लोग इस संघर्ष के मुहिम में साथ देते रहें, निश्चित सफलता मिलेगी। साथियों, पहले हम आपको दिखा रहे हैं पूर्व के वर्षों में किस तरह से साक्षरता कर्मियों ने प्रतिभाग किया था, किस तरह से अपनी आवाज़ पहुंचाई है और किस तरह से जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं आज सब खो गए हैं। केवल एक दो लोग हैं जो कि शिक्षा प्रेरकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पहले वह रिपोर्ट देखें, उसके बाद कमेंट करिएगा सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल के साथ। देखें पूरी रिपोर्ट। बारे में उन्होंने साक्षर भारत मिशन का भी हवाला दिया कि जब हम लोगों ने साक्षर भारत मिशन का प्रपोजल तैयार किया था तो उस प्रपोजल में प्रेरकों को के विषय पे कोई चर्चा नहीं हुई थी। कर्मचारी कौन होंगे, कैसे होंगे, क्या होगा या क्या मानदेय होगा उनका, इन तमाम सारी चीजों पे हम उस प्रपोजल में चर्चा नहीं करते हैं। कैबिनेट में जो पत्रावली हमारी जाती है उसमें प्लान पे खर्च होने वाला बजट और स्टेट की भागीदारी, इन तमाम सारी चीजों को शामिल किया जाता है, लेकिन कर्मचारी डिसाइड नहीं किए जाते हैं। साक्षर भारत मिशन में भी यही हुआ था। और जब प्रपोजल पास हो जाता है उसके बाद फिर विभाग का रोल आता है, फिर उसके बाद गाइडलाइन जारी की जाती है।
यही हाल साक्षर भारत मिशन में था। साक्षर भारत मिशन में भी पहले प्रपोजल जारी हुआ, उसमें कहीं कोई कर्मचारियों का जिक्र नहीं था, और दोबारा गाइडलाइन उसकी जब जारी हुई तो उसमें ये पूरा विवरण दिया गया, ग्राम पंचायत पे ग्रास रूट पे काम कैसे होगा, कौन लोग काम करेंगे। इसी क्रम में जो पढ़ना लिखना अभियान की बात चल रही है उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि पत्रावली उनके माध्यम से कैबिनेट में भेज दी गई है। अभी ये प्रपोजल भेजा गया है, प्रपोजल जैसे ही फाइनल होता है तत्काल उसी परिप्रेक्ष्य में गाइडलाइन जारी की जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि आप लोग परेशान ना हो, भारत सरकार की तरफ से कहीं से किसी भी स्तर पर यह बात अभी नहीं की गई है कि प्रेरकों को हम आगे स्कीम में शामिल नहीं करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो राज्य स्तर से जो भी दिशा निर्देश इस तरह के जारी किए जा रहे हैं, जैसे बिहार का विषय है कि बिहार में चार्ज लेने की बात की गई है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं, ये उनकी नासमझी है, उनको ऐसे आदेश जारी नहीं करना चाहिए जब तक केंद्र सरकार का कोई दिशा निर्देश नहीं आता है। भाई अभी जैसे स्कीम का रिन्यूअल नहीं है, आपकी नौकरी बहाल नहीं है, तो राज्य सरकार यही तो कहती है कि अभी केंद्र सरकार का कोई दिशा निर्देश नहीं आया है। और राज्य सरकार साक्षर भारत मिशन या जो भी केंद्रीय योजनाएं हैं वो जैसे जो भी लागू करती है वो केंद्र के दिशा निर्देश के अधीन लागू करती है। तो सवाल यह है कि जब केंद्र सरकार ने अभी प्रेरकों को हटाने का कोई आदेश जारी नहीं किया, प्रेरकों से चार्ज लेने का कोई आदेश जारी नहीं किया, तो राज्य स्तर से ऐसे जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं हमारे ख्याल से वो नियम संगत नहीं है, और भारत सरकार ने भी उनको खारिज किया है और कहा है कि ऐसे आदेश जो भी जारी किए गए हैं वो नियम संगत नहीं है, नियम विरुद्ध तरीके से जारी किए गए हैं। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी जो स्थितियां परिस्थितियां चल रही हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मंत्री जी का जो पक्ष है वो प्रेरकों को रखने की बात कर रहे हैं, प्रेरकों को रखने की चर्चा करते हैं। अभी ये कैबिनेट में गया है, कैबिनेट के बाद फिर ये प्रधानमंत्री कार्यालय पत्रावली जाएगी और पीएमओ इस बात को डिसाइड करेगा, निर्धारित करेगा, फिर आपके विभाग की गाइडलाइन जारी की जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने 15 तारीख का एक अनुमानित समय बताया है कि 15 अक्टूबर तक ये स्कीम आ सकती है, गाइडलाइन जारी हो सकती है इसकी। तो हमारे ख्याल से जो भी अभी वार्ता का एक दौर आपके बीच में आया उसमें कहीं से कोई नुकसान की गुंजाइश नहीं है और ना ही कोई ऐसा संकेत दिया गया है, इसलिए हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग निश्चिंत होकर के अपने अपने गंतव्य को रवाना हो, आप बिल्कुल परेशान ना हो। एक समय जो भारत सरकार ने दिया है 15 अक्टूबर तक का, उस समय तक हम लोगों को इंतजार करना चाहिए और अपनी बात मजबूती के साथ रखते रहने की जरूरत है। तो मुझे बहुत सारे फोन हिंदुस्तान के अलग अलग लोगों के आए और बेरोजगारी से मार झेल रहे संगठनों के आए। एक आपके भी संगठन के लड़के ने मुझे फोन किया बिहार से, साकिब नाम है उसका, पता नहीं आज आया है कि नहीं आया, साजिद इकबाल, वो आया है कि नहीं आया मुझे नहीं मालूम। उसने मुझे फोन किया, उसने कहा आपने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की बात उठाई, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा प्रेरकों की जो 40 लाख की संख्या में बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, पूरे देश के अंदर 5 लाख शिक्षा प्रेरक हैं, उनकी बात आप क्यों नहीं उठा रहे? तो मुझे लगा कि इसकी बात बिल्कुल जायज है और मैंने पार्लियामेंट के अंदर प्रकाश जावड़ेकर जो आपके मंत्री हैं, ये वहां पर मौजूद थे, इनके सामने कहा 32 महीने से शिक्षा प्रेरकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनकी तनख्वाह देने का काम करो, उनको नियमित करने का काम संजय भैया शिक्षा प्रेरक, उनके लिए उचित मानदेय तय करने का संजय भैया शिक्षा प्रेरक, संजय भैया संघर्ष करो, संजय भैया संघर्ष करो। और एक बात समझ लीजिए, जब भी आप अपनी कोई बात कहते हैं और उसमें जैसे ही आप कहते हैं कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो भारतीय जनता पार्टी को हम लोग वोट नहीं देंगे, तो ये क्या कहते हैं भाजपाई मीडिया वाले, क्या कहते हैं आपसे? कहते देखिए आप लोग तो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति मत करिए। अरे भाई, देश की सत्ता में बैठे हुए लोग 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या को और 21,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी को लुटवा कर भगवा देते हैं, उसमें तुमको राजनीति नजर नहीं आती। हम 2,000-3,000 रुपए अपने लिए मांगते हैं, उसमें तुमको राजनीति नजर नहीं आती, उसमें तुमको राजनीति नजर आती। कोई भी हो सत्ता के अंदर अगर बैठा हो,
आपकी मांग नहीं मान रहा है तो उसको बैलेट से नहीं, उसको बुलेट से नहीं, बैलेट से ही हराया जा सकता है। इसके अलावा लोकतंत्र में कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। बुलेट चलाने का रास्ता हमारे पास नहीं है। हम पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, हमारा अपना परिवार है। हम चाहते हैं एक इज्जतदार जिंदगी इस देश के अंदर, एक स्वाभिमान और सम्मान की जिंदगी। आप अगर देश की सत्ता में है, कोई भी पार्टी हो, आज बीजेपी है, कल को कांग्रेस होगी, कल को आम आदमी पार्टी होगी, अगर वो इस देश के गरीब आदमी की, किसान की, बेरोजगार की पीड़ा को नहीं सुन रही है तो उसको हराने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है। आप